प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई 2021 है। आज का टॉपिक जो है हमें पढ़ना है दैट इज़ ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स इन ए ग्रुप एंड पीरियड। क्योंकि अब देखते हैं कि पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं वो सात रोज़ हैं, 7 लाइन्स हैं, तो उनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो इन पीरियड्स में और इन ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आज हमें बात करनी है। एक प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साइज़ के हवाले से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ एटम्स की आगे आगे आप जान लेंगे कि कोई एटम किसका साइज़ कम है, किसी का ज़्यादा है। उसी के हवाले से, उसी के मुताबिक भी उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ आगे आगे आपको स्टडी करना है। लेकिन आज तो हमें यही पढ़ना है कि इनका साइज़ जो है डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज़ हो जाता है, अक्रॉस द पीरियड कैसे डिक्रीज़ हो जाता है। हालांकि अक्रॉस द पीरियड उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप ज़ाहिर सी बात है, उनका साइज़ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। और साइज़ के हवाले से मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ जो NCERT टेक्स्ट ने यहाँ डिज़ाइन किए हैं। बहुत ही अच्छे वो 2 ग्राफ्स हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि हाउ द साइज़ ऑफ द एटम्स डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। अब ये एटम का, चूँकि एटम बहुत ही बारीक चीज़ है, ये चूँकि ऐसी नहीं है कि हम गेंद का साइज़ निकालना है कि हम फीता लेके उसका साइज़ निकालेंगे। तो एटम इज़ ए वेरी डिलिकेट थिंग। इनका साइज़ जो होता है, इनका साइज़ पिकोमीटर्स में हर एक बुक में पाएंगे। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻12 मीटर। तो लेकिन यहाँ एंगस्ट्रॉन, कुछ जगहों पे एंगस्ट्रॉन्स में भी इसको मापा जाता है। तो बट मोस्ट ऑफ द बुक्स मेजर इट इन picometers. 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है कि एटम का साइज़ जो है 1.2 एंगस्ट्रॉन है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1.2 × 10⁻12 मीटर। चूँकि ये एटम, चूँकि एटम का साइज़ डिफरेंट है। हाइड्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है जिसका साइज़ लगभग है 1.01 एंगस्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम यूरेनियम को देखेंगे तो उसका साइज़ है 2.3 एंगस्ट्रॉन। तो जब हम इसका एवरेज साइज़ एटम का निकालेंगे तो देन एवरेज साइज़ ऑफ दीज एटम्स इज़ 1.2 एंगस्ट्रॉन। तो ये NCERT ने दिखाया है वहाँ। तो दैट इज़ द एवरेज साइज़ ऑफ एन एटम। अब ये एटम का साइज़ जो है ये कैसे मापा जाता है? देयर आर वेरियस टेक्निक्स जिनके ज़रिए से हम इनका साइज़ निकालते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और देयर, तो वो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। देयर आर सो मेनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जिसके ज़रिए से हम इसको ये स्टडी कर लेते हैं। लेकिन एक टेक्निक ऐसी है जो हम टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम सॉलिड स्टेट्स में, चाहे लिक्विड स्टेट्स में भी या किसी स्टेट में भी हो, तो हम एटम्स का साइज़ निकाल सकते हैं। दैट इज़ ए वेरी बेस्ट टूल टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ द एटम्स इन क्रिस्टल्स एज वेल एज इन द लिक्विड और गैसेस स्टेट। दैट इज़ द एक्सरे टेक्निक जो हमारे पास है। ज़्यादा सॉलिड्स में ये बहुत काम आ जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो उसमें क्या कर लेते हैं हम, हाँ, वी डिटेक्ट द न्यूक्लिय ऑफ द 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन जो चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एटॉमिक फॉर्म। जब भी आप क्लोरीन देखेंगे यू विल नॉट सी Cl, यू विल सी Cl2। क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दे आर बाईमॉलिक्यूलर। ये दो मिलते हैं और मॉलिक्यूल आपस में बना लेते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए से हम इनका ये न्यूक्लियस का साइज़ डिटरमाइन करते हैं कि इनके दो न्यूक्लिय के दरमियान क्या डिस्टेंस है। उसको फिर हम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो उसका हाफ जो है दैट इज़ द एटॉमिक साइज़।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने ये बना लिया है, दिस इज़ दैट क्लोरीन मालिक्यूल। ये क्लोरीन मालिक्यूल, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इसमें ये डिटेक्ट कर लिया है। इनके दरमियान, इन न्यूक्लियर के दरमियान 198 पिकोमीटर डिस्टेंस है। 198 पिकोमीटर डिस्टेंस को हम हाउ वी विल डिवाइड इट बाई 2 so that we will get the size of one chlorine atom. So that is 198 divided by 2, that becomes 99 picometer. So हम ये गेस करते हैं कि क्लोरीन एटम का साइज़ जो है, इसकी एटॉमिक रेडियस जो है, तो दैट इज़ क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस दैट इज़ 98 पिकोमीटर। हालांकि असल में हमने जो देखा, हमने प्रैक्टिकली देखा कि क्लोरीन मालिक्यूल जो है, इसके न्यूक्लियस के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हिट हो जाता है एक्सरे से, तो लिहाजा हमें ज़रूरी है कि न्यूक्लियर के दरमियान आपस में डिस्टेंस को मेजर करना। तो न्यूक्लियर इज़ ए मैसिव थिंग, सो फar as the x-rays are concerned, x-ray do not hit these nucleus, they do not knock out protons or neutrons from the atom, however they can knock out electrons easily. तो लिहाजा हम न्यूक्लियर दो को डिटेक्ट करते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस देख लेते हैं, वो 198 पिकोमीटर से उनका, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 एटम्स यहाँ मिले हुए हैं, तो इनकी जो दैट इज़ कम्स इक्वल टू 99 पिकोमीटर। सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द क्लोरीन एटम। और नॉन मेटल्स में हम इसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्मड बिटवीन द टू, इट इज़ फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो आप जानते हैं कि दिस इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हमें मेटल्स में निकालना होगा, फॉर एग्जांपल मेटल्स में मेटलिक थ्योरी आगे आप पढ़ेंगे कि मेटल्स में देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर शेयरिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड कर्नल थ्योरी, दे आर एम्बेडेड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इन न्यूक्लियस के दरमियान हम ये डिस्टेंस माप लेते हैं मेटल्स में, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हमने कॉपर एटम की एग्जांपल कोट कर ली है जो एनसीईआरटी ने कोट की है वहाँ। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियर इन केस ऑफ कॉपर इज़ 256 पिकोमीटर्स। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, दैट कम्स इक्वल टू 128 पिकोमीटर जो है, दैट इज़ ऑल्सो अगेन एन एटॉमिक रेडियस ऑफ द कॉपर। जैसे वहाँ क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस है, तो इनको अब हम दोनों को हम एटॉमिक रेडियस ही बता देंगे। हालांकि मेटल्स में हम इसको मेटलिक रेडियस बताते हैं, तो नॉन मेटल्स में हम इसको कोवेलेंट रेडियस बताते हैं अलग से, लेकिन ओवरऑल इन दोनों को मिला के हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस इज़ 99 एंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस इज़ 128। ये हो गई बात एटॉमिक रेडियस के हवाले से। तो ये मेजर कैसे करते हैं हम? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से मेजर करते हैं, और देयर आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, सो मेनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, देयर आर वेरियस टेक्निक्स बाय विच वी कैन सी द साइज ऑफ द एटम। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज़ ए वेरी डिलिकेट ऑब्जेक्ट, तो इसकी पेरिफेरी को मापना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन की एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी, वेल डिफाइंड बाउंड्री है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इज़ ए डिफ्यूज्ड और ब्लर्ड इमेज ऑफ द शेल। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसकी दैट हैज़ अ रेंज, सो इट इज़ नॉट easy to determine the size of the atom by measuring the periphery of the electron, because electron is not present at a definite trajectory. There is not a definite circular path moving, spherical path around the nucleus through which the electron can move. It has a blurred path, it has a diffused path, it has a probability density, so it is better to measure the size of the distance between the two nuclei. This is the technique by which we measure the size of the atoms. तो साइज़ ऑफ द एटम जो मैंने बताया ऊपर लिखा है, दिस एनसीईआरटी हैज़ कोटेड 1.2 एंगस्ट्रॉन्स, लेकिन इट हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड हाउ इट इज़ 1.2, जबकि हाइड्रोजन का जब साइज़ हम देख लेते हैं दैट इज़ 1.01, जब यूरेनियम का देख लेते हैं दैट इज़ 2.3, सो इट इज़ एन एवरेज साइज ऑफ द एटम। तो अगर एंगस्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स दे राइट द साइज इन पिकोमीटर्स। पिकोमीटर इज़ द मोर स्मॉलर यूनिट दैन दिस एंगस्ट्रॉन। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 एंड दिस 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू
10⁻⁻10 मीटर। तो ये थी बात साइज़ के हवाले से। अब इस साइज़ में क्या हो जाता है, अगर पीरियड टेबल को हम टॉप से ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ डेफिनेटली, क्योंकि नए नए शेल आ जाते हैं वजूद में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ होगा फ्लोरीन के और एल शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर फ्लोरीन में के शेल और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो जाते हैं। इसी तरह एम शेल में फिर क्लोरीन में चले जाते हैं। इसी तरह आगे नीचे जाएंगे ब्रोमीन में, आयोडीन में, तो नए नए ऑर्बिट्स और शेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन्स जितने भी बाहर हो जाएंगे इतना साइज़ उसका बढ़ जाएगा, तो उतनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगी, उतना एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। अब बात रही अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम मूव करेंगे बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो यहाँ अगर जब हम जाएंगे तो साइज़ डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज जब हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, द शेल डज़ नॉट इंक्रीज़, द ऑर्बिट डज़ नॉट इंक्रीज़। ऑर्बिट तो वही रहता है, वही फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेरिलियम में लेंगे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी एल शेल में जाते जाते नियॉन तक जब हम पहुंच जाते हैं, उसी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सो द शेल तो वही रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बिल्ड अप हो जाता है। व्हेन एवर देयर इज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज, तो शेल्स तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ जो है दैट इज़ नेग्लिजिबल, उनका साइज़ ही कुछ नहीं है। तो देयर साइज़ इज़ 1800 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ द प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन। तो लिहाजा उनका साइज़ के हवाले से उनका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन शेल्स जब उनके बाहर वाले शेल्स में जाते हैं तो देन द साइज़ इंक्रीजेज़। तो उनके नंबर के हिसाब से उनका साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो जाता है, बट देयर प्लेस, but their energy level where they are, that determines the size of the atom. अब हम बात करेंगे, जब हम पीरियड में जाते हैं across the period from left to right, the size of the atom decreases. Why? Because तो ऑर्बिट जो होता है, शेल जो होता है वही होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर चार्ज बिल्ड अप हो जाता है। whenever there is extra nuclear charge, they will pull the electrons towards itself, and the size of the atom गेट इज़ डिक्रीजड। सो लिहाजा जाहिर सी बात है बेरिलियम का साइज़, हालांकि बेरिलियम में 4 ही प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नियॉन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, या फ्लोरीन में मान लीजिए 9 प्रोटॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ डेफिनेटली कम होगा बेरिलियम से। वजह यही है कि उसके भी के और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उसके भी के और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उसके 4 प्रोटॉन्स है, उसके 9 प्रोटॉन्स है। तो जाहिर सी बात 9 प्रोटॉन्स का गिरफ्त उन पे ज़्यादा होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स पे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल को उसको वो अपनी तरफ खींच के उसको समेट लेते हैं, तो साइज़ डिक्रीज। तो अब यहाँ टेबल यहाँ दिया हुआ है इस NCERT टेक्स्ट पे, ज़रा मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। दिस इज़ द टेबल, ज़रा इसको हम देख लेते हैं, जांच लेते हैं ये टेबल क्या है। ये आप देख लीजिएगा, दिस इज़ इन द NCERT टेक्स्ट, दिस हैज़ गिवन हियर। ज़रा मूव कर लीजिएगा फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ज़रा आप देख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। इसने नोबल गैस इसलिए नहीं दिए हैं कि उनका हम ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं डिटरमाइन करते हैं, तो उनको छोड़ दीजिएगा। उनकी जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज़ वो दूसरा टॉपिक है। उनकी हम तो वैन डर वाल रेडियस डिटरमाइन करते हैं। वैन डर वाल रेडियस क्योंकि वो तो सेल्फ डिपेंडेंट एटम्स है, वो नोबल गैस है, इनर्ट है, वो तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना लेते हैं। जब वो बना लेंगे तो उनको कूलिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कूलिंग करनी पड़ लेती है, तो फिर वो आपस में वो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन कर लेते हैं, तो तब भी वो दूर रहते हैं। तो लिहाजा उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो उनका साइज़ इस टेबल के साथ मैच नहीं होता है। तो लिहाजा यहाँ इन पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, ये देख लीजिए लिथियम, हालांकि इसमें 3 ही प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका साइज़ 152 पिकोमीटर्स है, जबकि उससे बड़ा
होना चाहिए था फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है, 9 न्यूट्रॉन्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको अकोमोडेट करने में ज़्यादा स्पेस लगनी चाहिए थी, लेकिन तो कमरे तो 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 कमरे हैं। अब इसमें चूँकि मान लीजिएगा 3 ही मेहमान बैठे हुए हैं इसमें, तो यहाँ ज़्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन ये इनमें मेहमानों की बात छोड़ दीजिए आप, यहाँ जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अपोजिटली चार्जड एंटिटीज़, दे गेट अट्रैक्टेड। चूँकि प्रोटॉन्स जो है दे हैव वेरी मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके जो बाहर वाले शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच के इसको समेट लेते हैं। सो this is why lithium, in spite of having only 3 protons and 3 neutrons and 3 electrons, its size is 152 picometers, while that of fluorine is 64. अगर आप देख लेंगे, चलो इन 2 नॉन मेटल्स को ही आप कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेटल्स को नहीं कंपेयर कर लेंगे तो तब भी इन 2 नॉन मेटल्स को ही कंपेयर कर लीजिएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो ए नॉन मेटल एंड फ्लोरीन इज़ ए नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। तो यहाँ आप देख लीजिए इन तीनों को, अगर आप देख लेंगे कि यहाँ कोई दूसरी थ्योरी इन्वॉल्व होगी, या यहाँ मेटल्स है वहाँ नॉन मेटल्स है, तब भी नॉन मेटल्स को ही देख लीजिएगा कि ट्रेंड गोज़ डिक्रीजिंग। नाइट्रोजन का साइज़ 74 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 66 है और फ्लोरीन का 64 है। यानी प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बीइंग बिल्ड अप इन द न्यूक्लियस विच अट्रैक्ट्स द आउटर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये वाली फैमिली देख लीजिएगा, ये दूसरा पीरियड देख लीजिएगा। सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ऐसे ही जाते जाते इसका एक स्टेप इंक्रीज़ हो जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन है, जैसे फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है। इनका साइज़ देख लीजिएगा 186 पिकोमीटर्स है, 60 है, 30 है, ये डिक्रीज़ हो जाता है अक्रॉस द पीरियड। इन चीज़ों को आपको जान लेना है कि ये साइज़ जो डिक्रीज़ हो जाना है, तो आगे आगे फिर इसके आपको ऑक्साइड सल्फाइड्स पढ़ने हैं, उन साइज़ का असर उन पे क्या है, तो बहुत सारा इफेक्ट इस पर भी पड़ता है। ये देख लीजिएगा अक्रॉस द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टार्टीन। ये चूँकि अल्कली मेटल फैमिली है, यहाँ से यहाँ इनका साइज़ देख लीजिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिएगा ये हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टार्टीन, इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जाहिर सी बात है। यहाँ तो प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। और बड़ी बात ये है कि नए शेल्स में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होने की वजह से इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स की बात जो है यहाँ है। यहाँ नए हर एक नए स्टेप पे नए दूसरे ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट होते हैं दूसरे वाले शेल में एकोमोडेट होने की वजह से इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब एक और बात यहाँ दूसरे पेज ने इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ दिस। एक और यहाँ देख लीजिएगा, ये इसने ग्राफ बना लिया है कि यहाँ वाई एक्सिस पे इसने लिखा है एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर्स, यहाँ लिखा है एटॉमिक नंबर Z। ये देख लीजिएगा कि जब हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज। ये देख लीजिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। अब जब हम यहाँ जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन साइज़ कैसे डिक्रीज़ हो जाता है। साइज़ यहाँ एटॉमिक रेडियस है, ये देख लीजिएगा, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा किंक क्यों है? वाई देयर इज़ नॉट ए शार्प डिक्रीज। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये देख लीजिएगा नाइट्रोजन का थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट दैन ऑल दीज एलिमेंट्स। वह कहाँ डिफरेंट है? उसमें जो 2p x में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। टाइम मिला तो स्कूल पे ये दिखा देंगे कैसे है। तो ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम एक बन जाता है जो ज़्यादा शील्डिंग कर लेता है इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो उस शील्डिंग की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाता है।
ऑक्सीजन के मतलब जो कर्व होनी चाहिए थी वो सिमेट्रिकल कर्व नहीं है. देयर इज़ अ स्लाइट किंक एट नाइट्रोजन. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. px में 1 जाता है, py में 1 और pz में 1, 2pz में. तो लिहाजा दिस वाज रिगार्डिंग द साइज. और यहाँ आप दो ग्रुप्स की ट्रेंड देख लीजिएगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये देख लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर के साथ ये साइज़ अक्रॉस द पीरियड कैसे इंक्रीज़ हो जाता है. ये देख लीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. यहाँ भी एक खड़ी लाइन नहीं है. पहले स्लोप ज़्यादा है फिर कम है. यहाँ भी पहले स्लोप ज़्यादा है फिर कम है. वजह क्या है? यहाँ अगेन देयर इज़ द डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. यहाँ क्लोरीन के बाद डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, पोटेशियम के बाद डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बिल्डअप हो जाती है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी ऑर्बिटल में अकोमोडेट होने की वजह से उनका साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है. और उनका शील्डिंग, डी ऑर्बिटल की शील्डिंग जो है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शील्डिंग ज़्यादा है डी ऑर्बिटल पे. तो लिहाजा डी ऑर्बिटल की उनकी शील्डिंग कम है डी ऑर्बिटल की. तो लिहाजा साइज़ जो है, साइज़ नहीं एक्चुअली यहाँ ये है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होने की वजह से बहुत सारे ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट होने की वजह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बिल्ड अप हो जाती है. तो लिहाजा इनका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है. तो शील्डिंग इनमें कम है तो इनका साइज़ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो जाता है. बस आज इतना है.